हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं आया हूं आज आपके लिए लेकर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से लेक्चर नंबर 3। और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। क्या होता है लॉ समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम गॉस लॉ को पढ़ चुके हैं, यानी कि हम कूलम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकाल रहे थे और फिर हमने गॉस लॉ को भी यूज़ किया। गॉस लॉ को थोड़ा सा यूज़ करके हम आसानी से डेरिवेशन कर पा रहे थे, ठीक है। कुछ रेगुलर सिमेट्रीज की वजह से हमने कुछ डेरिवेशन किए थे। इसी तरह से मैग्नेटिज्म में हमारे पास बायो-सावर्ट लॉ है और उसके साथ साथ एम्पियर सर्किटल लॉ है। जैसे वहाँ पर कूलम्स लॉ था, यहाँ पर बायो-सावर्ट लॉ, वहाँ पर गॉस लॉ था, यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसकी वजह से कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट की वजह से फाइंड कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिए ये लॉ जो है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने में मदद करेगा। यानी कि हम बायो-सावर्ट लॉ से भी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन देखेंगे कि इससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि पिछले टर्म पे हमने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, तो काफ़ी लेंदी उसमें डेरिवेशन हुआ था, मैथमेटिकल टर्म्स यूज हुए थे। यहाँ पर क्या होगा कि बहुत आसानी से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर पाएंगे। तो समझते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन भी बोलते हैं, द लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट is equal to mu naught times the current passing through the circuit, तो क्लोज्ड सर्किट का मतलब करंट फ्लो हो रही है। अगर हम यहाँ पर कोई करंट कैरिंग वायर कंसीडर करें, मान लीजिए कि ये एक वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये एक क्लोज सर्किट हो गया। इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा, अब लाइन इंटीग्रल क्या है, जैसे कि हमने इसके अराउंड एक लूप बनाया है। अब मान लीजिए हम जानते हैं कि इनवर्ड डायरेक्शन क्रॉस से आउटवर्ड डायरेक्शन जो है वो डॉट से दिखाई जाती है। अगर इसी को हम इस तरह से समझे कि मान लीजिए कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से करंट उस वायर में इस तरह से फ्लो हो रही है, ऐसे वायर है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो इसके चारों ओर हमने एक लूप कंसीडर किया, ये एक लूप कंसीडर किया। अब इस लूप पर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, डीएल एलिमेंट कंसीडर किया और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है बी, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो लाइन इंटीग्रल क्या हुआ, बी डॉट डीएल, इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल, ठीक है। बी डॉट डीएल को हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। अब देखिए ऐसे ही अगर हम कई सारे यहां पर देखें डीएल एलिमेंट, यहां पर डीएल एलिमेंट, इस तरह से अगर हम डीएल एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो इस पूरे लूप पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी डॉट डीएल, क्लोज्ड सर्किट के लिए, क्लोज्ड लूप पे, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी डॉट डी एल इज लाइन इंटीग्रल और सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। अब करंट एक्चुअली टोटल करंट है, टोटल करंट। तो बी डॉट डी एल टोटल करंट इनसाइड द लूप, इनसाइड द लूप, जो आप लूप कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, अगर आई टोटल करंट है तो। ठीक है, अभी जो टोटल करंट वाला कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं कि ये बी डॉट डी एल है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेंगे, इनके बीच में एंगल क्या होगा, ये सारी चीजें अब हम समझते हैं। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है कि इस तरह से जिधर की तरफ थंब है उधर करंट को मानेंगे, ठीक है, और फिंगर जिधर कल कर रही हैं वो लूप की डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो राइट हैंड रूल है ये, यानी कि यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई इस तरह से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इसी की डायरेक्शन में है हमारा डीएल। तो बी डॉट डीएल, यानी कि सिंप्लीफाइड अगर हम करें इन सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है, तो इसको हमने क्या लिखा, बी डी एल कॉस जीरो, कॉस थीटा यानी जीरो। अब बी और डीएल की डायरेक्शन एक ही है, तो बी डी एल कॉस जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है ना। अब अगर इसकी लेंथ एल है, सपोज दैट कि एल है, तो ये क्या हो गया, बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है, सिंपल फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है कि जो ये लूप आप कंसीडर करते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल होना चाहिए। ठीक है, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होना चाहिए। ठीक, हर पॉइंट पर टेंजेंशियल, यानी कि अगर आप लूप इस तरह से है, आपका लूप ऐसे है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल हो, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल हो, इस पॉइंट पर टेंजेंशियल हो। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ लूप। ठीक है, टेंजेंशियल होना चाहिए हर एक पॉइंट पर लूप के। ये स्टेटमेंट है बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझते हैं हम। देखिए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि दो करंट हो, दो वायर हैं, एक में इनवर्ड है और एक में आउटवर्ड है, दो वायर हो गए। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो जैसे गॉस लॉ में जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता था वहां से गॉसियन सरफेस बनाते थे। ठीक है ना, इसी तरह से यहां पर भी हम एक सरफेस बनाएंगे। तो इसके चारों ओर हमने इस पॉइंट से जाते हुए ये एक सरफेस कंसीडर किया, ये क्लोज्ड सरफेस। ठीक है ना। अब देखिए, अगर आप यहां पर देखें कि आपने इस तरह से अगर कंसीडर किया है, आपने अगर आप लूप की डायरेक्शन कोई भी कंसीडर कर सकते हैं पहले ही। ठीक है ना। तो देखिए, अगर हमने ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज कंसीडर किया है, इस लूप की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो देखिए क्या होगा कि इस वाले वायर की वजह से अगर आप राइट हैंड रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर की तरफ आएगा, इस वाले की वजह से इधर की तरफ आएगा। तो इसलिए हमने क्या कहा, हमने कहा हमने लूप की ये डायरेक्शन मानी है। ठीक है, ये वाली लूप की डायरेक्शन हमने मान ली है। अब लूप की डायरेक्शन ये हो गई, तो इस वाली करंट के लिए तो सही डायरेक्शन है थंब की। जो हमारे थंब की डायरेक्शन में करंट होगी उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और जो थंब के अपोजिट होगी उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कि कई करंट्स हैं, एक सिंगल हो तो आप कैसे भी कंसीडर कर लो, लेकिन अगर मान लीजिए कई वायर्स हैं, ठीक है ना, सब अलग अलग डायरेक्शन में करंट है,
तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने लूप की एक डायरेक्शन कंसिडर किया, आप इधर भी कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये डायरेक्शन कंसिडर किया है तो फिंगर्स हमारी इस डायरेक्शन में कर लूंगी, थंब की डायरेक्शन में जो करंट आएंगी वो सब पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो इसके अपोजिट आएंगे वो सब नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे ये वाली क्रॉस वाली ये नीचे जा रही, तो ये तो करंट हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, और ये वाली ये हमारे थंब के अपोजिट आ रही ना, बाहर की तरफ आ रही, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। मतलब अगर ये करंट I1 और I2 हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, B डॉट DL क्या लिखना है फिर, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट इनसाइड द लूप। तो इनसाइड द लूप करंट कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया, एक करंट अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ है, ये वाली पॉजिटिव कंसीडर किया तो ये वाली नेगेटिव। लूप की एक डायरेक्शन मान लो पहले, ठीक है ना, जो आपके थंब की डायरेक्शन में पड़े वो पॉजिटिव, जो इसके अपोजिट पड़े वो नेगेटिव, यानी कि क्या हो गया, म्यू नॉट I1 माइनस I2। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज कर सकते हैं। जैसे गॉस लॉ में टोटल चार्ज की बात होती थी, वैसे एम्पियर सर्किटल लॉ में टोटल करंट की बात होगी। अब देखिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो बायो-सावर्ट लॉ से ही आया है, यानी कि हम बायो-सावर्ट लॉ को यूज करके एम्पियर सर्किटल लॉ को डिराइव कर सकते हैं, या एम्पियर सर्किटल लॉ से हम बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो दोनों बिल्कुल सही लॉज हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। होता यह है कि कुछ जगह पर हम बायो-सावर्ट लॉ नहीं अप्लाई कर सकते, केवल इसलिए कि वो मैथमेटिकल थोड़ा सा कठिन हो जाता है, मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन हम वहां पर अगर सिमेट्री है तो हम एम्पियर सर्किटल लॉ से आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं कि बायो-सावर्ट लॉ से हम एम्पियर सर्किटल लॉ को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का हम डेरिवेशन करेंगे बाय यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये कंसीडर किया, स्ट्रेट कंडक्टर, इस पॉइंट P पर, इससे R डिस्टेंस पर पॉइंट P हमने कंसीडर किया, और यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड देखना है। हमने क्या किया कि एक लूप ये कंसीडर किया, मान लो ऐसे। अब यहां पर हमने DL एलिमेंट लिया, ठीक है, DL एलिमेंट लिया, तो B डॉट DL अगर कैलकुलेट करें हम, B डॉट DL, ठीक है, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I आना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये हो गया B DL cos 0, ठीक है, इज इक्वल टू B DL। अब देखिए बायो-सावर्ट लॉ से हमने वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है ना, पिछले लेक्चर पे। तो यहां पर देखिए वही फॉर्मूला हम यूज कर लें, क्योंकि बायो-सावर्ट लॉ से डिराइव किया हमने उसको। तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। DL क्या हो जाएगा, पूरी लेंथ ये, DL ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई R सरकमफेरेंस। तो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल हो गया, ये आ गया म्यू नॉट I, मतलब B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, तो B डॉट DL की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड कर लिया, B डॉट DL, B DL cos 0, B इंटीग्रेशन ऑफ DL। बायो-सावर्ट लॉ से हम स्ट्रेट कंडक्टर से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। DL को पूरा आप इंटीग्रेट करोगे तो सरकमफेरेंस इस लूप की बनेगी, यानी कि 2 पाई R, तो 2 पाई R से 2 पाई R कैंसिल, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ठीक है, ये हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को बायो-सावर्ट लॉ से प्रूव करके दिखाया। ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे हम। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ की से हम स्ट्रेट कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। बायो सावर्ट लॉ से तो कर चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एम्पियर सर्किटल लॉ से भी फॉर्मूला आएगा, लेकिन बड़ी आसानी से। तो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर हमने कंसीडर किया। ये करंट फ्लो हो रही है इसमें आई, इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पी पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, हम ये लूप कंसीडर करेंगे ऐसे। ठीक है, आप इसको ऐसे बना सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ऐसे वायर में, तो आपने इसके चारों ओर वायर के एक लूप बना लिया ऐसे। ये पॉइंट जो है वो इसी लूप पर आना चाहिए पी। ठीक है, अब हम क्या करें, लूप की डायरेक्शन अगर ऐसे मान लें इधर की तरफ, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ पर डीएल एलिमेंट हमने ऐसे ही कंसिडर कर लिए। ठीक है, तो अब देखिए बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक वायर लिया, वायर के चार एक पॉइंट यहां पर कंसिडर किया जहां मैग्नेटिक फील्ड लेना है, तो चारों ओर एक लूप बनाया हमने, ये पॉइंट उसी लूप पर आना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वैसे भी आप देखो तो राइट हैंड रूल से इधर ही आएगी डायरेक्शन, टेंजेंशियल हर पॉइंट पर होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इस तरह से। तो बी डॉट डीएल, डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, ये एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है। अब ये कितना आया, बी डीएल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये आ गया बी कॉस 0 की वैल्यू 1, डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी। अब डीएल को आप इंटीग्रेट करो, डीएल को सर आप इंटीग्रेट करोगे, आर रेडियस है, आर डिस्टेंस है, तो आर रेडियस का ये लूप है, तो ये सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए अब कितनी आसानी से हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ से। और बायो सावर्ट लॉ से कितना लेंदी डेरिवेशन पिछले टर्म पे किया है। ठीक है, तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये हर जगह पर वैलिड है। ठीक है, हर जगह वैलिड, आप किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट होता क्या है कि यूजफुल जो है वो थोड़ा सा कहीं कहीं पर सिमेट्रिकल जहां पर हमें मिल जाते हैं लूप, वहां पर ज्यादा यूजफुल हो जाता है। इसके आगे भी यूजेस हम पढ़ेंगे, सोलेनॉइड, टोरॉइड, ये सब पढ़ेंगे जब। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक, तो आप नोट कर लें इसको जल्दी से। Find the magnetic field at point P. Find the magnetic field at point P. तो पॉइंट P एक हमें ये इस तरह से सिस्टम दिया गया, एक वायर है, कंडक्टर है, वो इस तरह से बेंड कर दिया गया है ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट P है मिडिल में, यहाँ पर ये डिस्टेंस है D, करंट फ्लो हो रही है I। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम देखें तो 3 पार्ट हैं। एक तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये एक सेमी सर्किल है। यहां से यहां तक ये एक सेमी सर्किल है। ठीक है, हाफ रिंग है, ये स्ट्रेट कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर।
तो इसको अगर हम 1 2 3 पार्ट में ब्रेक करें, 1 2 3, ठीक है ना। तो पहले पार्ट से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखिए पूरा डी है, ये मिडिल में है, तो ये हो गया d/2 और ये भी हो गया d/2। अच्छा देखिए ये इसकी रेडियस भी हो गई कि नहीं, इस वाले की रेडियस भी d/2 हो गई, ठीक है ना। अब अगर फर्स्ट वायर की वजह से हम निकालें, तो पहले वायर की वजह से जब किसी वायर के एंड के पास हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है, ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट, यहां पे एंड के पास हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो क्या आता था फॉर्मूला, पिछले टर्म पे किया है सब, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, r डिस्टेंस, तो यहां पर डिस्टेंस कितनी है, d/2 इस वायर से, इस वायर के एंड से पॉइंट d/2 डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, d/2, ठीक है ना। यानी कि कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πt, ठीक, म्यू नॉट I अपॉन 2πd। अब देखिए इसके बाद सेकेंड वाले पोर्शन की वजह से देखें, सेकेंड वाले की वजह से देखिए, इसकी वजह से हाफ रिंग की वजह से क्या फॉर्मूला है हमारे पास, म्यू नॉट I अपॉन 4r, म्यू नॉट I अपॉन 4r, रिंग की वजह से क्या होता था, म्यू नॉट I अपॉन 2r, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था ये। तो यहां पर क्या हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 4r, r कितना है सर, इस लूप की रेडियस d/2, तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 2d। अब B3 देखिए, इसी तरह जैसे B फर्स्ट निकाला है वैसे B3 कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4π, और इसके भी एंड के पास के पॉइंट पर है डिस्टेंस d/2, तो म्यू नॉट I अपॉन 2πd। अब अगर देखिए यहां पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वायर की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, इस वायर की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी कि म्यू नॉट I अपॉन 2d। देखिए ये तो कॉमन हो जाएगा सब में, म्यू नॉट I अपॉन 2d बचा क्या अंदर, एक तो बचा इसका 1 अपॉन पाई प्लस 1 प्लस 1 अपॉन पाई, तो म्यू नॉट I अपॉन 2d इंटू 1 प्लस 2 अपॉन पाई, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्लेन ऑफ पेपर में लिखें आउटवर्ड, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो बोर्ड के स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कराने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, two long wires having parallel currents 10 ampere each as shown in the figure. Find the magnetic field at points A, B and C। ठीक है, मान लेते हैं कि दो वायर्स हैं, पैरेलल करंट्स हैं, 10 एम्पियर की करंट्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन है
मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर सेपरेशन है। ठीक है, 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी, और इन पॉइंट्स की डिस्टेंस है यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है दोनों वायर्स में। 3 पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं ए, बी एंड सी। इन तीनों पॉइंट पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ए पर इस पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, दूसरे वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है ना। तो पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाले। अब हमें फॉर्मूला पता चल चुका है कि स्ट्रेट वायर की वजह से उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B = μ0I/2πr। तो एट पॉइंट ए पर देखते हैं, एट पॉइंट ए पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, μ0I यानी कि 10 एम्पियर अपॉन 2πr। डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करें, 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना, पहले वायर की वजह से आ गया। अच्छा देखिए, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, आउटवर्ड्स, तो ये हो गया आउटवर्ड्स। सेकेंड वाले वायर की वजह से देखें, μ0I/2π। सेकेंड वाले से देखिए कितनी डिस्टेंस है, 6 सेंटीमीटर, 4 + 2 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। करंट इसमें भी 10 एम्पियर की है, इंटू 6 × 10⁻² मीटर। ठीक है ना। अच्छा इसकी वजह से देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ही होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस वाले की वजह से आउटवर्ड्स। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए, दोनों आउटवर्ड हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी, B1 + B2 यानी कि μ0I/μ0 × 10/2π × 2 एंड सेकेंड μ0 × 10/2π × 6 × 10⁻²। ऐड कर लेते हैं, μ0 × 10/2π × 10⁻², ये हो गया कॉमन, बचा क्या 1/2 + 1/6। वैल्यूज पुट करें, μ0 इज 4π × 10⁻7, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4π × 10⁻7 × 10/2π × 10⁻², 6 3 + 1 कितना आया, पाई से पाई, 2 से 2, 10 थी पावर भी सॉल्व कर लें, कितना आ गया 2 × 10⁻4 × 4/6 यानी कि 4/3 × 10⁻4 टेस्ला आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया पॉइंट ए पर। ठीक, इसी तरह से एट पॉइंट बी देखें, एट पॉइंट बी पर देखिए पहले वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड μ0 × 10/2π, डिस्टेंस है 2 × 10⁻²। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा, तो ये आ गया डाउनवर्ड। सेकेंड वाले की वजह से देखिए μ0 / 2π, डिस्टेंस वही है 2 × 10⁻²। अब देखिए इस वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये आ गया इनवर्ड्स और ये आ गया आउटवर्ड्स। ठीक है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ चुका है ये, एक इनवर्ड में एक आउटवर्ड में, दोनों इक्वल हैं। अगर इन दोनों का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएंगे दोनों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0। अच्छा एट पॉइंट सी अगर देखें, अब एट पॉइंट सी देखें
एट पॉइंट सी, तो जैसे पॉइंट ए पर निकाला है वैसे पॉइंट सी पर निकाले, पहले वाले की वजह से निकालेंगे। तो डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर, 4 + 2 6, यानी कि पहले वाले की वजह से आ गया म्यू नॉट इंटू 10/2 पाई इंटू 6 × 10⁻²। ठीक है ना। दूसरे वाले की वजह से देखिए, दूसरे वाले से 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो म्यू नॉट इंटू 10/2 पाई इंटू 2 × 10⁻²। ठीक है। नेट कितना आया, अब देखिए यहाँ पर इस वाले वायर की वजह से यहाँ डाउनवर्ड और इस वाले वायर की वजह से भी डाउनवर्ड, तो दोनों की वजह से इनवर्ड यानी डाउनवर्ड, इनवर्ड्स कितना हो गया ये B1 + B2 एक ही डायरेक्शन में है, तो म्यू नॉट इंटू 10/2 पाई 6 × 10⁻² एंड प्लस म्यू नॉट इंटू 10/2 पाई 2 × 10⁻²। इसको सॉल्व करें, म्यू नॉट 10 2 पाई 10⁻² 1/6 + 1/2 4 पाई इंटू 10⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू, फिर 2 पाई इंटू 10⁻², ये आ गया 1 + 3, इनको कैंसिल किया, पार्ट्स को सॉल्व किया, कितना आएगा 2 × 10⁻⁴, 2 × 10⁻⁴, और ये आ गया 4/3, 4/6, यानी कि आ गया टोटल 4/3 10⁻⁴ टेस्ला। ये आ जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A straight long wire of uniform cross section of radius A carrying current I ठीक है। स्ट्रेट लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेडियस ए इज कैरिंग करंट आई। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट inside the wire and outside the wire, inside the wire and outside the wire, and plot the variation of magnetic field with distance start from center of the wire। देखिए समझेंगे क्या कह रहे हैं कि एक वायर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, रेडियस है इसकी a और इसमें करंट फ्लो हो रही है I, पूरे वायर में I करंट फ्लो हो रही है। तो हमें इसके अंदर के किसी पॉइंट पर, बाहर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और देखना है कि डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करती है, यानी कि हमें ग्राफ भी प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से वायर है, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। हम वायर को अगर ऐसे कंसीडर करें इस प्लेन ऑफ पेपर में, तो देखिए कुछ ऐसा हुआ है, ये वायर हो गया, ये वायर है, ये है इसके अंदर की रेडियस ए और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, मान लेते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या करना है हमें कि बाहर के किसी पॉइंट पर, अंदर के किसी पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो पहले बाहर एक पॉइंट मान लीजिए P कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से R डिस्टेंस पर, ठीक। R डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रहेगी, चाहे अंदर लें चाहे बाहर लें, ठीक है, वेरिएबल है R। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे यहाँ पर R डिस्टेंस पर लेते हैं इसके सेंटर से, तो हम एक लूप कंसीडर करते हैं ऐसे, यानी कि ये लूप हमने कंसीडर किया ये, ठीक है ना। और एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर दें। एम्पियर सर्किटल लॉ भी हम कर भी चुके हैं स्ट्रेट वायर के लिए। तो B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, B dl और cos 0, B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, B इंटू dl कितना आ जाएगा, देखिए ये dl ऐड करेंगे तो 2 पाई आर यही तो आ जाएगा इसका सरकमफेरेंस। 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये तो हमने आउटसाइड पॉइंट के लिए कंसीडर किया, यानी कि हमने कहा आउटसाइड दबाया, और फॉर R इज ग्रेटर देन A के लिए, R इज ग्रेटर देन A के लिए क्या देखते हैं कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो सिंपल एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ही फॉर्मूला है। अब जरा इसके इनसाइड देखते हैं, इनसाइड कितना होगा वो देखते हैं। तो हमने अब की बार क्या किया, अंदर एक पॉइंट P कंसीडर किया, तो इसके अंदर भी ऐसे लूप बनाएंगे हम, ठीक है ना। ये डिस्टेंस सेंटर से अब की बार ये R है, वेरिएबल है R ना, सेंटर से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है केवल, ठीक। अब देखिए इनसाइड ए पॉइंट, यानी कि R इज लेस देन ए, R इज लेस देन ए के लिए अब पूरे में I करंट फ्लो हो रही है सर, पूरे में I करंट, ठीक है ना। तो इतने में कितनी करंट फ्लो हो रही, पहले तो हम वो फाइंड कर लें, ठीक है ना। मतलब इस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो होगी, सपोज दैट I डैश करंट फ्लो होगी। अगर I डैश करंट फ्लो होगी तो हमें पता है कि हम कैसे लिख सकते हैं इसको, सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। सपोज कि अंदर I डैश करंट फ्लो हो रही है, पूरे में तो I फ्लो हो रही है ना, पूरे एरिया से होकर के I जा रही है, तो इतने एरिया से होकर के कितनी करंट जाएगी वो हमें लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी I डैश कंसीडर कर लिया उसको। अभी कितना आया, B dl cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश, यानी कि B dl म्यू नॉट I डैश, तो कितना आ गया B इंटू 2 पाई R। अब की बार ये सरकमफेरेंस ये वाला कंसीडर करेंगे, इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डैश अपॉन 2 पाई R। अब देखिए I डैश की वैल्यू हम पुट करते हैं। जब पूरा आप एरिया कंसीडर करते हो तो करंट I फ्लो होती है, ठीक है ना। अगर हम पाई a स्क्वायर एरिया कंसीडर करते हैं तो करंट कितनी फ्लो होती है, I। अगर हमने यूनिट एरिया कंसीडर किया तो करंट कितनी हुई, I अपॉन पाई a स्क्वायर। अगर हमने ये पाई आर स्क्वायर एरिया कंसीडर किया तो कितनी करंट हो जाएगी, I अपॉन पाई a स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया I R स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही I डैश की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। पूरे एरिया से I करंट पास हो रही है, तो यूनिट एरिया से I अपॉन पाई a स्क्वायर, पूरा एरिया पाई a स्क्वायर है ना। अंदर वाले एरिया से कितनी करंट पास होगी वो हमने फाइंड कर लिया, तो आ गई I R स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। I डैश यही तो होगी, अंदर वाले एरिया से जितनी करंट, अंदर वाले लूप से जितनी करंट पास हो रही। तो I डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो कितना आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R इंटू I R स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। R से एक R कैंसिल हो गया, B इज इक्वल टू आया म्यू नॉट I 2 पाई a स्क्वायर R। अब की बार देखो क्या आ रहा है, B प्रोपोर्शनल टू R,
बी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था, यहां पर प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? जब तक आप अंदर रहेंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड आर बढ़ाते बढ़ाते बढ़ेगा, सरफेस तक आने पर मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद फिर घटेगा। देखिए सेंटर से आप बाहर की तरफ आए, आर बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा अंदर, लेकिन जब बाहर आए तो जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे घटेगा। यानी कि वेरिएशन अगर हमें दिखाना है तो वेरिएशन क्या हो गया? देखिए ये अगर सेंटर है, r इज इक्वल टू 0 सेंटर है, ये r इज इक्वल टू a है और इधर r हमने ये कंसीडर किया है। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे ये बढ़ता चला जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ेगा सरफेस तक आते आते, यानी r इक्वल टू a तक बढ़ता ही रहेगा, उसके बाद फिर घटने लगेगा। तो r इज इक्वल टू a तक बढ़ेगा और उसके बाद फिर घटने लगेगा ये। तो ये r लेस देन a के लिए हो गया, या r ग्रेटर देन a के लिए होगा, या r इज इक्वल टू a के लिए हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका वेरिएशन का ग्राफ बना देंगे। समझ में आ गया? नोट कर लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर ए कोएक्सियल केबल in which inner wire is of radius a and outer shell with inner and outer radii B and C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक कोएक्सियल केबल लिया गया है। मान लीजिए कि ये कोएक्सियल केबल होता है, बोर्ड में इस तरह से समझेंगे इनवर्ड डायरेक्शन में कुछ। तो एक तो वायर है अंदर जिसका रेडियस है a और ये सराउंडेड है एक सेल से, एक सेल है ये एक सेल है इसके चारों ओर। ठीक है, ये सेल है। तो ये अंदर वायर है, बाहर एक शेल है। ठीक है, अंदर वाले वायर की रेडियस है a, बाहर वाले वायर की इनर रेडियस है b और आउटर रेडियस है c। जो सेल है उसकी इनर रेडियस है p एंड आउटर रेडियस है c। कंसीडर ए कोएक्सियल केबल इन विच इनर वायर इज ऑफ रेडियस a एंड आउटर शेल विद इनर एंड आउटर रेडियस b एंड c रिस्पेक्टिवली। द करंट इन वायर एंड शेल are equal. The currents in wire and shell are equal and opposite and in opposite direction. Opposite direction. Find the magnetic field at a point P which is at distance r from the center. अब देखिए कोई पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है जो कि r डिस्टेंस है सेंटर से, लेकिन कौन कौन से पॉइंट के लिए? देखिए फॉर r इज
लेस देन ए, R is greater than A but less than B. Second one, R is greater than B but less than C. And fourth, for R is greater than C. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर विच इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर, जहां पर R क्या हो सकता है, लेस देन A हो सकता है, R A से बड़ा B से छोटा हो सकता है, एंड R B से बड़ा और C से छोटा, एंड फोर्थ R इज ग्रेटर देन C। 4 पार्ट करने हैं। अगर आप देखें तो एम्पियर सर्किटल लॉ में एक्चुअली क्या करना है, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उससे होते हुए लूप बनाएंगे और अंदर की करंट्स को हम यूज करेंगे म्यू नॉट आई इनसाइड। तो पहला और दूसरा पार्ट अगर आप देखिए तो पहला और दूसरा पार्ट जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि नहीं। अगर आप यहां पर कंसीडर करेंगे पॉइंट तो केवल अंदर वाला लूप लेंगे ये, ठीक है ना। अगर इसमें करंट नीचे की तरफ है आई तो इसमें बाहर की तरफ करंट हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है आई। अब जब ये लूप लेंगे तो केवल इसके अंदर करंट से मतलब, बाहर वाले करंट से कोई मतलब ही नहीं। और इसके अंदर करंट कितनी होगी, अभी हमने फाइंड किया था, कितना फाइंड किया था कि जब पाई ए स्क्वायर आप एरिया लेते हो तो करंट आई है, तो जब आप पाई आर स्क्वायर एरिया लेंगे तो करंट हो जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी फाइंड किया जस्ट, ठीक है ना। करंट की वैल्यू ये हो जाएगी। इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, पहला और दूसरा पार्ट तो बिल्कुल वैसे ही है। तो पहले वाले पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू, अभी डिराइव कर चुके हैं हम, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर और ये R, ठीक है ना। पहले पार्ट के लिए अभी कर चुके हैं बिल्कुल सेम वैसे ही। सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, आप कहां से कहां तक कह रहे हैं, B और C के बीच में। यहां पर जब आप पॉइंट कंसीडर करोगे तो ये लूप कंसीडर करोगे और इसके अंदर की ही करंट की बात करेंगे। इस पूरे अंदर के एरिया में करंट है I, यानी कि दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ये दोनों हम कर चुके हैं देखा जाए तो। अब सेल की बात कर लेते हैं, अब सेल भी इंक्लूड हुआ। तो कह रहे हैं पहले तो एक थर्ड वाला जो है उसमें एक ऐसे पॉइंट हमें कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखिए पहले फोर्थ कर देते हैं फिर थर्ड करते हैं, ठीक है। थर्ड थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अगर हम R इज ग्रेटर देन C के लिए देखें, फोर्थ है ध्यान रखना, फोर्थ फॉर R इज ग्रेटर देन C, यानी कि यहां पर आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे, यहां से होता हुआ एक लूप बनाओगे। इस लूप में करंट कितनी है, आई इनवर्ड इसमें और आई आउटवर्ड इसमें, तो टोटल करंट कितनी हुई, 0। अगर इनवर्ड वाली पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटवर्ड वाली नेगेटिव लेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, टोटल करंट इनसाइड द लूप विल बी 0। और अगर टोटल करंट 0 होगी तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 म्यू नॉट इंटू 0, म्यू नॉट टोटल करंट 0 हो गई ना, I माइनस आई, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। तो पहला, दूसरा और चौथा वाला पॉइंट हमने कर लिया। फोर्थ पॉइंट में R इज ग्रेटर देन C, यानी कि बाहर लेंगे तो यहां पर इसके अंदर नेट करंट होगी 0, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा 0। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो थर्ड वाले के लिए देखिए, देखिए थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले में भी कुछ खास नहीं है सर। क्या कह रहे हैं कि C से कम रहे और B से ज्यादा रहे, यानी कि इसके बीच में कोई पॉइंट यहां कहीं पर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ सर कि ये है अंदर वाला वायर, करंट है I, हमने मान लिया डाउनवर्ड, ये है बाहर वाला सेल, ये है बाहर वाला सेल, ठीक है ना। यहां पर आप एक पॉइंट कंसीडर करते हो तो यहां से होकर के लूप बनाओगे।
अब इसमें तो अंदर की तरफ है, इस पूरे सेल में करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्वेश्चन में दिया गया। अब देखो इसके अंदर करंट अगर आप देखो तो इसके अंदर एक तो करंट आई फ्लो हो ही रही है, ठीक है ना, आई करंट है। अब इतने पार्ट से होकर के कितनी करंट और होगी, मतलब इनवर्ट तो आई है इस लूप के अंदर, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है इसकी भी तो करंट आप लोगे, क्योंकि इस पूरे शेल में तो आई करंट है बाहर की तरफ, तो इतने शेल में कितनी करंट होगी सर, ये भी तो निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए इस सेल के एरिया में, अगर सेल के एरिया में देखें हम, अगर इस सेल के एरिया में देखें कितनी करंट है, आई आउटवर्ड, इस सेल के एरिया में आउटवर्ड आई करंट है पूरे एरिया में, ठीक है ना। तो इतने एरिया में कितनी करंट होगी वो निकाल लेते हैं, बात समझ में आ गई भाई। जो सेल है उसके पूरे एरिया में तो आई करंट है, तो अगर यहां पॉइंट लिया तो इतने अंदर वाले सेल के एरिया में कितनी करंट होगी और सेल के एरिया में कितनी करंट होगी वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सिंपली जैसे इसमें फाइंड किया था वैसे कर लेते हैं। जो सेल का एरिया है वो कितना हो जाएगा, पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। ये पाई सी स्क्वायर पूरा एरिया, ये पाई बी स्क्वायर पूरा एरिया, पाई सी स्क्वायर में से पाई बी स्क्वायर माइनस कर दिया तो इस सेल का एरिया आ गया। जब ये एरिया रहता है तो करंट कितनी रहती है सर, आई। इस एरिया में करंट आई बाहर की तरफ, इसमें तो अंदर की तरफ आई है आई, इसमें करंट आई बाहर की तरफ। अब अगर यूनिट एरिया लेते तो कितनी आती, आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, ठीक है। हमें कितना एरिया लेना है, ये डिस्टेंस पॉइंट की हम आर मान के चल रहे हैं ना, आर मान के चल रहे हैं। अब क्या करें सर, इस एरिया में से ये अंदर वाला एरिया घटा दें, ठीक है ना, मतलब ये सेल है, इस सेल की केवल बात कर रहे हैं। ये पॉइंट लिया आपने, ये डिस्टेंस है आर, ये वाला लूप कंसीडर किया, तो इस यहाँ से जो ये वाला पूरा एरिया है इससे अंदर वाला एरिया घटा दे तो ये वाला एरिया निकल आएगा कि नहीं। इस एरिया में कितनी करंट हो हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कितना हुआ, कितना एरिया है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, इसमें कितनी करंट होगी समझ में आ गया। इतने सेल का, इतने वाले सेल का एरिया जो आधा सेल या जितना भी है आधा सेल, जो इसका एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। तो यूनिट एरिया में इतनी करंट है तो इतने एरिया में कितनी हो गई, आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। पाई कैंसिल हो गया, कितना आया सर, आई अपॉन आई इंटू आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, समझ में आई बात। अभी हमने क्या निकाला है, केवल ये आधे सेल से जितना भी लिया है इतने सेल से कितनी करंट बाहर की तरफ आ रही है, पूरे में आई है तो इतने में कितनी करंट है वो डिपेंड करेगा आर आप कितना लेते हैं। अब देखिए नेट करंट इनसाइड ले, अगर नेट करंट इनसाइड, टोटल करंट इनसाइड, इनसाइड मान लिया आई इनसाइड, आई इनसाइड लिखना है। तो इस लूप में आप देखिए जो आपने ये वाला लूप लिया है, ये वाला, ये जो लूप लिया है, इस लूप में अंदर देखिए कितनी करंट है, इसमें आई करंट अंदर जा रही है और इतने सेल में जो करंट है वो बाहर आ रही है, वो करंट ये वाली है, ठीक है ना। यानी कि एक करंट को हम पॉजिटिव ले लें, दूसरे को हम नेगेटिव ले लें, तो हमने इसको अगर पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी कि आई इनसाइड कितना आ गया, आई इनसाइड आ गया आई माइनस आई आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर, समझ में आया। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। आई कॉमन किया, 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं।
एलसीएम ले लेते हैं, देखो कितना है। कितना है सर ये, आई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आई इनसाइड कितना आया, आई इनसाइड आया आई सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करेंट बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, पूरा डी एल ये आर डिस्टेंस पर लिया है तो कितना हो गया 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यानी कि बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। या भैया आई एक्चुअली है क्या, आई इनसाइड, टोटल करंट की बात कर रहे हैं ना, इनसाइड। अभी आई इनसाइड की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। ठीक है, देखो सर आई इनसाइड की वैल्यू पुट करो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। आई इनसाइड कितना है, आई इनसाइड कितना है, आई सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए आज, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में आज पढ़ा, उसके कुछ एप्लीकेशंस यानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके और एप्लीकेशंस अगले लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे जब हम सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने बायो सावर्ट लॉ नहीं पढ़ा है तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए, एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें बता दिया है, और सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड के बारे में अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो देखते रहिए अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। थैंक यू।